तो हम चर्चा कर रहे थे विभव की, और विभव का हमने बिंदु आवेश के कारण निकाल लिया। बिंदु आवेश के कारण आपका विभव का सूत्र कितना आया था भाई, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। फिर हमने गोलीय कोष के कारण विभव निकाला कल। फिर हमने चालक गोले के कारण निकाला। तो चालक गोले का और गोलीय कोष के कारण विभव दोनों का सेम था, दोनों का सेम था। और उसका रिजल्ट ये था कि इनसाइड का विभव सरफेस के विभव के बराबर था और वो के क्यू अपॉन आर था, और आउट का विभव के क्यू अपॉन स्मॉल आर था। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इस पे एक बात ये कही थी कि जो आपका गोलीय कोष और जो चालक गोला होता है उसका अंदर से लेकर सतह तक का विभव समान होता है, इसलिए आप इन्हें समविभव पृष्ठ कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी कि चालक गोले और गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विभव का मान 0 नहीं होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। इसलिए कहीं पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां का पोटेंशियल भी 0 हो। ये पूछा जा सकता है कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं हो, तो वो एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है समविभव पृष्ठ का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप गोलीय कोष और चालक गोले का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने अचालक गोले की बात बताई थी। तो अचालक गोले में अंदर का जो विभव निकला था वो अलग निकला था। वो V इनसाइड आपको यदि याद हो तो वो आया था आपका के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। और सरफेस का एज यूजुअल के क्यू अपॉन आर, और V आउट का भी के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है। तो अंदर का विभव इसलिए आया था क्योंकि इसमें अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए अंदर अचालक गोले का विभव आएगा। ठीक है भाई। तो इसमें भी मैंने आपको ये बताया था सबसे ज्यादा विभव अंदर का होगा, उससे कम सरफेस का होगा, और सबसे कम आउटसाइड का होगा, और सेंटर का सबसे ज्यादा होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कल, सेंटर का जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस से 1.5 टाइम होता है। ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं, और जिनको यदि कोई प्रॉब्लम है तो कल का मैंने वीडियो इस पे अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप एक बार वहाँ पर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कि अचालक गोले के अंदर क्या है, ये सारा है। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण विभव। तो एक बार द्विध्रुव का भी हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। इसमें दो चार्ज होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। दोनों की वैल्यू बराबर होती है और बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, स्मॉल p से लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है QD। चार्ज और चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यदि मान लीजिए ये डिस्टेंस हम 2a ले लेते हैं तो हमारी p की वैल्यू q इंटू 2a हो जाती है। हमने जितने भी डेरिवेशन किए थे उसमें 2a मानकर ही डेरिवेशन किए थे, और इसका रीजन मैंने बताया था। हमने वो जो पॉइंट लिया है वो मिड पॉइंट लिया है, तो मिड पॉइंट लेने से ये वाले डिस्टेंस से ये वाले डिस्टेंस से तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है। यदि आप टोटल दूरी d लेंगे तो ये वाले डिस्टेंस d/2, ये वाले डिस्टेंस d/2 है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में एलसीएम वगैरह लेना पड़ जाएगा। यार इतना टफ तो नहीं होता है, लेकिन हमने जितने भी डेरिवेशन किए थे, 4 डेरिवेशन किए थे, उसमें हमने 2a लेकर ही कैलकुलेशन किया था। आज द्विध्रुव का लास्ट और 5वां टॉपिक है, द्विध्रुव के कारण विभव, और उसको भी मैं 2a लेकर ही करूंगा। तो समझते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार पूछा गया है। द्विध्रुव के कारण r थीटा पर विभव। अब यहां पर एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले तो द्विध्रुव बना लेते हैं। ए भी एक द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है, ओ सेंटर है, दोनों के बीच की दूरी ए है। तो इसकी थ्योरी लिख लेता हूं। ए भी एक द्विध्रुव है जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण Q है तथा आवेशों के बीच की दूरी 2a है। तो भाई द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बता दो फटाक से, क्या बताया था भाई, स्मॉल p बराबर Q इंटू 2a।
आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, इक्वेशन 1। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये आर थीटा का मतलब क्या है। तो आर थीटा का मतलब जिस बिंदु पर आपको विभव निकालना है वो आर दूरी पर है। किससे? मिड पॉइंट से, क्योंकि हमने सारे डेरिवेशन मिड पॉइंट से। ओके, यानी कि जिस पॉइंट पर मुझे विभव निकालना है वो मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर है। और थीटा का मतलब क्या है? वो उसका जो स्थिति सदिश होगा, मतलब आर कैप होगा, वो द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण बनाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, सबको पता है। यानी कि यदि मैं यहाँ पर वेक्टर लगा दूं तो मुझे इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी बी से ए कैप, बी से ए की तरफ, माइनस क्यू से ए की तरफ। ये आपके पी की डायरेक्शन है, ये ऐसे। तो मुझे ओ से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो एक तो आर दूरी पर है, जो एक आर दूरी पर है। नंबर 2, ये जो आर दूरी है ये इस बी ए से थीटा कोण बनाती है। ए बी से नहीं, बी ए से थीटा कोण बनाती है। तो द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर विभव तो आप समझ गए होंगे। आर उस बिंदु की मध्य बिंदु से दूरी है और थीटा द्विध्रुव आघूर्ण के साथ आर कैप का बना कोण है। तो यहां पर आपका ये पॉइंट पी है, इस पर मुझे क्या निकालना है? विभव निकालना है। ठीक है भाई। तो विभव निकालना है तो यहाँ पर दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो सीधी सी बात है, इस पर दो विभव होंगे, एक प्लस क्यू के कारण, एक माइनस क्यू के कारण। धनात्मक के कारण विभव भी धनात्मक होगा, ऋणात्मक के कारण विभव भी ऋणात्मक होगा। ठीक है। और बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र अभी अभी मैंने बताया था, के क्यू अपॉन आर होता है। ये देखिए क्या बताया था, के क्यू अपॉन आर होता है। के तो कूलाम नियतांक है, क्यू चार्ज, और आर क्या है? आवेश से बिंदु की दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी। तो आप यहां पर जाइए, तो आपको P बिंदु पर विभव निकालना है, तो आपको इस P बिंदु की इस A से दूरी निकालनी पड़ेगी। ये दूरी R1 मान लेते हैं, दे नहीं रखिए, माना है, और इससे ये दूरी अपन R2 मान लेते हैं। ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण विभव कितना हो जाएगा भाई? प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव, तो V1 बराबर के क्यू बटे R1, और माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव V2 बराबर माइनस के क्यू अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि विभव निकाल रहे हैं, आप विभव निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्यू है, इसकी वैल्यू भी क्यू है। तो यहां तो ये दोनों क्यू आ गए, लेकिन इस प्लस क्यू से इसका जो डिस्टेंस है वो R1 है, और माइनस क्यू से जो इसका डिस्टेंस है वो R2 है, इसलिए डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। तो P पर कुल विभव कितना हो जाएगा? तो भाई विभव अदिश राशि है, इसलिए सीधा सीधा जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर परिणामी विभव या कुल विभव, तो आप कर देंगे V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू के क्यू बटे R1, V2 की वैल्यू माइनस के क्यू बटे R2। के क्यू कॉमन आ रहा है तो आप लिख देंगे 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है भाई, एलसीएम ले लीजिए, कैलकुलेशन चल रही है, कुछ भी नहीं कर रहा विशेष। एलसीएम R1 R2, R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका विभव आ गया। सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन 3 है, और जो अभी आई है वो इक्वेशन 4 है। हाँ जी। अब यहां पर आप समझने की बात कीजिए कि यहां पर ये जो R1 R2 है, R1 R2 है भैया, ये तो हमारे माने हुए हैं, हमें तो जो डिस्टेंस है वो R गिवन है। तो मुझे R की वैल्यू R1, सॉरी R1 की वैल्यू R की फॉर्म में और R2 की वैल्यू भी R की फॉर्म में ही हमें निकालना है। मुझे R गिवन है और थीटा गिवन है, इसलिए R1 R2 की वैल्यू R और थीटा की फॉर्म में मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक तो मुझे कोई विशेष प्रॉब्लम आई भी नहीं, क्योंकि मैंने V1 की वैल्यू के क्यू अपॉन R1 ले ली के, और V2 की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन R2, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। फिर दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने में जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया, फिर एलसीएम वगैरह ले लिया, तो इतना कोई इश्यू नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो R1 R2 की वैल्यू निकालना ही है।
तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए से इसके ऊपर लंब डाल दूंगा, किसके ऊपर, OP के ऊपर। तो लंब हो गया AN, ये लंब हो गया 90 डिग्री हो गया भाई। अब आप ये देखेंगे कि यदि मैं त्रिभुज AMP की बात करूं, त्रिभुज AMP की बात करूं, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए ये दूरी बहुत कम हो, ये दूरी बहुत कम हो, तो उस स्थिति में लंब और आधार को बराबर माना जा सकता है। आप कहोगे नहीं नहीं, हमें ऐसे कैसे मान लेंगे सर, हमने तो हमेशा पढ़ा है कि कर्ण सबसे बड़ा है। तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। लेकिन मान लो मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसका लंब 100 मीटर है, और मेरा जो त्रिभुज है उसका आधार केवल 0.1 मीटर है, मान लेते हैं। तो बताओ कर्ण क्या होगा। तो अब आप कहोगे कर्ण होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर 10,000, और आधार का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01। अब आप 10,000 में 0.01 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000.01। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको नहीं लगता कि आंसर वही 100 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। 10,000.01 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई, इसका वर्गमूल हो जाएगा 100.0001, कुछ इतना आ जाएगा। तो ये पीछे 0.0001 लगाना कोई जरूरी थोड़ी होता है, ये लगाना जरूरी नहीं होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भाई इसका कर्ण लगभग 100 आ जाएगा। भाई इसका कर्ण 100 है तो भाई क्या लंब के बराबर आ गया क्या, तो एग्जैक्टली तो बराबर नहीं आएगा, एग्जैक्टली तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन लगभग लगभग बराबर आ जाएगा, अप्रोक्स इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये कब, जब आपका आधार लंब की तुलना में बहुत छोटा हो। और द्विध्रुव की डेफिनेशन में आप पढ़ते हैं कि ये जो दूरी होती है बहुत छोटी होती है। आपको डेफिनेशन में मैंने अभी भी बताया था कि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं समान परिमाण विपरीत प्रकृति के, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो ये दूरी बहुत कम होगी तो यकीनन ये लंब की दूरी भी बहुत कम होगी, और लंब की दूरी बहुत कम होगी तो ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएगी। कौन कौन सी, ए से पी तक की और एम से पी तक की। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो दूरी है ना एम पी, इसको मैं R1 मान सकता हूं, एमपी को मैं क्या मान सकता हूं, R1 मान सकता हूं। ठीक है भाई। तो मैं नीचे चलता हूं, यहां पर आ जाते हैं। तो मैं यहां पर मेरी सुविधा के लिए एक चित्र बना लेता हूं ऐसे, सुविधा के लिए है ना। चित्र तो वही है, पी और ये ओ है, ये मैंने लंब डाला है, ये एम है, ये बिंदु ए है, ये दूरी R1 है। तो मैं ये कह रहा हूं एम से पी तक की दूरी भी R1 हो जाएगी, एम से पी तक की दूरी भी R1 हो जाएगी, ये एंगल थीटा है। और ओ से ए तक की दूरी ए है। तो देखिए, ठीक है, R1 का मान ज्ञात करने के लिए ए से OP पर AM लंब डाला, ठीक है। तो AM बहुत छोटा है, इसलिए मैं MP को लगभग बराबर मान सकता हूं AP के, यानी कि R1 के। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली बात है, अभी अभी मैंने समझा दिया, ये दोनों दूरियां बराबर हो गई कर्ण और लंब, क्योंकि आपका ये जो आधार है बहुत छोटा है। चित्र में तो मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत छोटा थोड़ी बनाऊंगा। ठीक है। अब मेरे पास M से P तक की दूरी तो आ गई, O से M तक की दूरी भी मुझे निकालनी पड़ेगी, यानी कि मुझे ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी। ये कोण 90 डिग्री का है। तो आप इसमें त्रिभुज OMA काम में ले लो, त्रिभुज OMA, और कोस थीटा लगा दो। अब आप कहोगे कोस थीटा क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके साथ एंगल बनता है वो आधार होता है। तो यहां पर मुझे OM की वैल्यू निकालनी है, ये बात कंफर्म है। तो आधार तो मुझे चाहिए ही, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये भुजा मुझे पता है कितनी है, ए। क्लियर हो गई बात। इसलिए मैंने कोस थीटा लगाया, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि मैं लिख सकता हूं OM बटे ए। ओ से कर्ण की दूरी OA है, ए है, तो OM की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ए कोस थीटा। तो अब मेरे पास देखो, M से लेकर P तक का भी डिस्टेंस पता है R1, और O से लेकर M तक का भी डिस्टेंस पता है, कितना हो गया, ए कोस थीटा।
और ओ से पी तक की टोटल डिस्टेंस भी मैंने पता कर रखी है, वो कितनी मान रखी है, आर। आर ही तो है ये टोटल डिस्टेंस। शुरू शुरू में जब अपन ने डेरिवेशन किया था तो मैंने यही तो कहा था कि ये आर क्या है, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है ये आर क्या है, ये आर। तो ये आर मैंने ही तो कहा था मध्य बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी लिख भी रखा है, आर है। तो आप क्या कह सकते हैं अब यहाँ पर कि भाई ओ से पी तक की टोटल दूरी आर है, तो इस आर को किसके बराबर लिख सकते हो, R1 प्लस ए कोस थीटा के बराबर लिख सकते हो। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ऐसा कोई विशेष मैंने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा दी इसमें। तो सिंपल सा है कि इस ओपी को आप क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम ओ। ये पी है ये ओ है, तो इस ओपी को आप क्या लिख सकते हैं, पी से एम तक की दूरी और एम से ओ तक की दूरी। तो OP का मतलब R है, PM का मतलब R1 है, और MO या OM एक ही बात है, इसकी वैल्यू a cos थीटा है। तो मुझे R1 की वैल्यू चाहिए, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, R1 इक्वल टू R माइनस ए कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। इसमें मेन चीज आपको यही थी, मैंने आपसे कहा था कि R1 R2 की वैल्यू निकालना ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपने बहुत प्यार से निकाल दी लंब डाल के। ठीक है, सिमिलर R2 की वैल्यू मुझे निकालना है, तो पहले एक बार अपने इस चित्र को देखते हैं। तो ये माइनस Q2 को मैं साइड में लिख देता हूँ, माइनस क्यू को। तो इस बार भी मुझे बीच से लंब डालना पड़ेगा, वही प्रोसीजर लगाना है जो उसमें लगाया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी से लंब डालेंगे तो लाइन छोटी पड़ जाएगी, तो मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, डॉट डॉट डॉट, और बी से इसके ऊपर लंब डाल दिया और इसका नाम दे दिया एन, और ये हो गया थीटा, तो सॉरी 90 डिग्री, और ये एंगल हो गया थीटा, शीर्षाभिमुखी कोण। ठीक है, तो इसका चित्र भी मैं थोड़ा सेपरेटली नीचे बना देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, अलग से दिखाई देगा तो समझने में आसानी रहेगी। ये आपका ए बी है, और ये मध्य बिंदु है, और ये मध्य बिंदु ओ है, और ये दूरी आपकी R2 है, और ये लंबा आपने डाला है, इसका नाम एन है, और ये बिंदु आपका बी है ही, और ओ से पी तक की दूरी आर है। हाँ जी, तो ये चित्र था, और ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी अपना थीटा है। परीक्षा में आपको नहीं बनाना, परीक्षा में तो ऊपर वाला एक चित्र ही बना देना है, दोनों चित्र अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये एंगल थीटा है, तो वही वाली बात देखो, आपने जब बी से एन पर लंब डाला तो एन पी क्या हो गया, ये जो एन पी है ये लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण। तो एन पी और बीपी को बराबर मान सकते हैं क्या, बिल्कुल मान सकते हैं, यदि बी एन बहुत छोटा है। तो यहाँ पर बी एन छोटा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एन पी और बीपी की दूरी बराबर है। तो बीपी की दूरी कितनी है भाई, R2, तो इसका मतलब एन से लेकर पी तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। वही कहानी जो ऊपर दोहराई थी वही मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। ठीक है, R2 का मान ज्ञात करने के लिए बी से OP पर बी एन लंब डाला। ठीक है, तो बी एन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए आप बीपी को किसके बराबर मान सकते हो, बीपी को नहीं, सॉरी एनपी को, एनपी को किसके बराबर मान सकते हो, बीपी के, और बीपी की वैल्यू कितनी है, R2 है। तो एन से पी तक की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी आपको पता चल गई कि R2 है। ओके, अब इसमें भी आपको ये वाली दूरी पता है कि O से P तक की दूरी कितनी है, R। तो मुझे इस O से N तक की दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी निकालनी है, तो त्रिभुज आपको दिख रहा है, फटाक से बोलो नाम, ONB। और इसमें भी मैं कोस थीटा यूज करूंगा। कोस थीटा क्यों यूज करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, ये थीटा बना हुआ है, तो ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और ये दूरी मुझे पता है, ए दे रखी है मैंने, ये दे रखी है हमने, ए मान रखी है। तो आधार बटे कर्ण मुझे पता है, तो आधार तो हो गया ओ एन, या एन ओ कुछ भी लिख लो, और बटे में कर्ण यानी कि ए। तो ओ एन की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ए कॉस थीटा। ओ एन की वैल्यू क्या मिल गई, ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात।
तो अब समझो P से लेकर यहां तक की दूरी R है और O से लेकर N तक की दूरी, ये वाली दूरी आपने अभी अभी निकाल दी, कितनी है, a cos थीटा। तो इस R2 की टोटल दूरी किसके बराबर हो जाएगी, R प्लस a cos थीटा की, जबकि पिछली बार वो माइनस में हो गई थी। तो देखिए मैं लिख सकता हूं क्या दूरी है भाई, ये NP, N से P या P से N, तो PN बराबर P से O और O से N। P से O की वैल्यू कितनी है भाई, चित्र में देख लो R, और ON की वैल्यू कितनी निकली, a cos थीटा। तो आपके PN की वैल्यू, PN कितना है, R2। ये NP बोल लो चाहे PN बोल लो, एक ही बात है, कंफ्यूजन है तो यहाँ पर PN लिख देता हूँ, बात वही है। R2 बराबर R प्लस a cos थीटा। तो ये जो हिस्सा था इस डेरिवेशन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, लंब डालकर कैलकुलेट किया। ऐसे कोई ज्यादा विशेष कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, एक तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि अपन ने ये माना है कि बी एन बहुत छोटा है, इसलिए लंब और कर्ण को बराबर किया है। फिर नंबर 2, जो हिस्सा आता है लंब का ओ से, उसकी हमने दूरी निकाली, वो कोस थीटा की मदद से निकाली। यदि आपने अब ये हिस्सा निकाल लिया, और देखो एक और चीज अच्छी है इसमें कि R1 की वैल्यू क्या आ रही है, R माइनस ए कोस थीटा, और R2 की वैल्यू क्या आ रही है, R प्लस ए कोस थीटा। यानी कि जो R1 है वो टोटल दूरी से a cos थीटा कम है, जबकि R2 है वो टोटल दूरी में a cos थीटा ज्यादा है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते कि सर हम डायरेक्ट लिख दे कि R1 a cos थीटा और R2 ये है, नहीं, आपको ये सिद्ध करके बताना पड़ेगा। ये आपके 3 या 4 नंबर के डेरिवेशन में आएगा। अब क्या करना है, अब वापिस से आपको वही कैलकुलेशन है, इसमें R2 और R1 की वैल्यू पुट कर दो, तो R2 माइनस R1, R1 R2, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 4 में अब फिर इजी है, अब कैलकुलेशन है। तो V बराबर के क्यू, R2 की वैल्यू है R प्लस ए कोस थीटा माइनस R माइनस ए कोस थीटा, नीचे R माइनस ए कोस थीटा मल्टीप्लाई R प्लस ए कोस थीटा। आप कहें तो दिखाओ, नहीं तो ठीक है, आपका सूत्र यही तो था, के क्यू R2 माइनस R1 R2, तो मैंने R1 R2 की वैल्यू रखी। तो V बराबर के क्यू, अब आप एक चीज देखिए कि R से तो R कट जाएगा और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 2a cos थीटा और डिवाइड बाई a माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब एक चीज बताओ, यदि मैं यहां पर ब्रैकेट लगा दूं q इंटू 2a, तो ये कुछ बना, समझ गए होंगे आप, दीद्रु आगुण शुरू शुरू में लिखा भी है, देखो कहाँ है, ये रहा, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू टू ए, यानी Q इंटू टू ए की जगह मैं P लिख सकता हूं, तो मुझे Q इंटू टू ए की जगह P लिख देना चाहिए। तो मेरा सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 6। अब समझो बेटा, हम हमेशा द्विध्रुव के केस में मानते हैं कि जो R होता है वो A से बहुत बड़ा होता है, तो क्या R a कोस थीटा से भी बड़ा होगा क्या, बिल्कुल। याद रखिए, जब साइन थीटा और कोस थीटा किसी संख्या से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो वैल्यू बढ़ाते नहीं है बल्कि वैल्यू घटा देते हैं, ध्यान रखना। जैसे आपके पास कोई संख्या 10 है, मैंने इसको 10 साइन 30 से गुणा कर दिया, साइन 30 से गुणा कर दिया, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो इसका आंसर कितना आया, 5। तो इसने वैल्यू बढ़ाई या घटाई, घटा दी। इसी तरह कोस का भी है, आप यदि इसे कोस 30 से गुणा कर लेते तो भी देखिए क्या आंसर आता है, 10 कोस 30 का मान √3/2, तो 5 बार कट गया, 5√3, तो इसका आंसर कुछ 6-7 के आसपास आ जाता, और तो क्या होता, क्योंकि 1.732 होता है, √3 का मान गुणा करेंगे तो 7-8 आ जाएगा, तो भी 10 से तो कम ही आया ना। तो ध्यान रखना, साइन थीटा कोस थीटा को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू बढ़ाते नहीं है, वो वैल्यू घटाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि इनकी मैक्सिमम ताकत 1 है, साइन थीटा और कोस थीटा का मैक्सिमम मान क्या है, 1। तो जैसे साइन 90 लिख देते तो भी इसका आंसर 10 आता, 10 से ज्यादा तो कभी कर ही नहीं सकते। साइन थीटा कोस थीटा किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या घटा देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो उस संख्या के बराबर आ सकते हैं, उससे बड़ा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं।
हाँ, टेन कोट सेक कोसेक ये किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू बढ़ा देते हैं। इवन 1090 तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या ही अनंत हो जाएगी। ठीक है भाई। तो आर का मान ए से बड़ा है, तो यकीनन ए कोस थीटा से भी वो बड़ा होगा, क्योंकि कोस थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो वो ए की वैल्यू बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा, तो ये तो और छोटा कर देगा। तो ए कोस थीटा आर से बहुत छोटा है, तो ए कोस थीटा को नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने में कि क्या मतलब, तो सीधी सी बात है, जैसे आर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में से एक बहुत छोटी संख्या घटाएं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है, इसमें से एक बहुत छोटी संख्या 0.01 घटाएं, तो इसके आंसर पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपको किसी से 1 अरब रुपया लेना था, वो 1 अरब रुपये की बजाय 1 रुपया कम लिया है, तो आप क्या करोगे, भैया वापिस से ले जा, मुझे 1 अरब रुपया ही चाहिए। कोई नहीं छोड़ेगा 1 रुपए के चक्कर में, वो कहेगा भैया दे दे, 100 करोड़ का मामला है, 1 रुपया नहीं है तो किराया और ले ले मेरी जेब से, ये वाली बात है। तो ए कोस थीटा को नगण्य मान लेंगे, तो ए कोस थीटा को छोड़ देंगे तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, देखिए v बराबर के पी कोस थीटा और बटे में रह जाएगा आर स्क्वायर। यही द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र है। तो विभव का सूत्र एक तो दूरी पर निर्भर करता है, एक तो आर पर निर्भर करता है, और एक थीटा पर निर्भर करता है, और एक पी पर निर्भर करता है, तीन चीजों पर निर्भर करता है। और नंबर 4 यकीनन के पर भी निर्भर करता है, और के किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। ये मैं बता देता हूँ, ये मत छोड़ना कि के पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में के अलग अलग है। दूरी का रिलेशन क्या आ रहा है, खुद ही बता दीजिए आप ही। तो दूरी का रिलेशन आ रहा है वी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, यानी द्विध्रुव से दूर जाएंगे तो विभव का मान कम होता जाएगा। पी का रिलेशन क्या आ रहा है, वी समानुपाती पी, द्विध्रुव आगुण ज्यादा होगा तो विभव ज्यादा होगा। और माध्यम का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, माध्यम की उपस्थिति में के का मान कम होगा तो वी का मान घटेगा। और धातु के लिए के का मान क्या होता है, अनंत होता है, इसलिए वी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखी है। तो थीटा पर कैसे निर्भर करेगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो v किस किस पर निर्भर करता है, मध्य बिंदु से दूरी पर, दूरी ज्यादा होगी तो v कम होगा। नंबर 2 द्विध्रुव आगुण पर ज्यादा होगा तो v ज्यादा होगा। तीसरा माध्यम पर, माध्यम ज्यादा हो, माध्यम की उपस्थिति में v कम हो जाएगा, ये बात मैंने फिक्स कर दी थी शुरू में ही। ठीक है, और नंबर 4 थीटा पर कैसे निर्भर करेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार सूत्र लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सूत्र है v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, केस फर्स्ट, अक्ष पर, तो अक्ष पर थीटा बराबर 0 डिग्री, तो v बराबर के पी कोस 0 बटे आर स्क्वायर, वी बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कोस 0 का मान हमने 1 लिखा है, और आपको पता होना चाहिए कोस 0 का जो मान 1 होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब विभव भी क्या हो गया, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर आपने कोस 0 की अधिकतम वैल्यू रखी है मैक्सिमम, तो विभव का मान भी मैक्सिमम हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि विभव का मान मैक्सिमम अक्ष पर होता है, और कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। ठीक, केस सेकंड निरक्ष पर, निरक्ष पर, तो निरक्ष का मतलब थीटा बराबर 90, और हमने सूत्र लिखा v बराबर के पी कोस 90 बटे में आर स्क्वायर, कोस 90 0 होता है तो v क्या हो गया, 0। आगे बात समझ में। तो विभव का मान 0 हो जाता है निरक्ष पर। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके थीटा के अनुसार आ गया, यानी थीटा का मान अलग अलग होगा तो विभव का मान भी अलग अलग होगा। अक्ष पर ये मैक्सिमम है और निरक्ष पर तो ये 0 ही हो गया। इसे मैं चित्र से समझाने की कोशिश करूंगा। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये मिड पॉइंट, यहाँ पर पहला बिंदु P1 है, यहाँ पर दूसरा बिंदु P2 है, तीसरा बिंदु P3 है, ये दूरी r है, और ये दूरी भी r है, और ये दूरी भी r है। यदि मुझे P1 का विभव पूछा जाए तो ये आएगा के पी अपॉन कोस थीटा, सॉरी के पी अपॉन आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, क्योंकि इस जगह थीटा कितना है, 0। यदि मुझे P2 पर विभव पूछा जाए तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 0, क्योंकि ये P2 कहाँ पर मौजूद है, निरक्ष पर मौजूद है, P2 निरक्ष पर मौजूद है। और P3 का मुझे पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 होगी। भाई थीटा की वैल्यू 180 क्यों होगी,
क्योंकि आपकी आर कैप की डायरेक्शन इधर है, आपका मध्य बिंदु ये है, तो आर आप इधर से तो नापोगे ओ से, तो ओ से नापोगे तो आपको किधर की तरफ जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, तो ये आर की डायरेक्शन है। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी बना दो, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ग्रीन कलर से बनाता हूं, इधर की तरफ है, तो ये पी की डायरेक्शन है। तो आप एक चीज देखिए, आर की और पी की दिशा क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए थीटा 180 है, और आपको पता होगा कोस 180 का मान -1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू -kp/r² है। ठीक है, और इधर वाले के प्लस क्यों है, क्योंकि भैया इसमें देखिए आर की डायरेक्शन भी यही हो गई, आर कैप की, क्योंकि आपको दूरी तो ओ से P1 की तरफ जाना है, P1 से ओ नहीं नापना है, ओ से P1 नापना है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों सेम है, इसलिए थीटा 0 होगा, और ये तो आपका 90 डिग्री है। यानी कि आप एक सिंपल लॉजिक में याद करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास यदि एक द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू की तरफ के जो विभव होंगे वो प्लस में होंगे, और माइनस क्यू की तरफ के जो विभव होंगे वो माइनस में होंगे। और एक चीज ध्यान रखना है, दूरी मध्य बिंदु से ही लेनी है, ये दूरी आर है, मध्य बिंदु से दूरी आर है। यदि न्यूमेरिकल में ये वाली दूरी दे दें यहाँ से यहाँ तक की, तो आपको ये दूरी पता करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना। क्लियर। और निरक्ष पर विभव 0 क्यों है भाई, निरक्ष पर विभव 0 क्यों है भाई, तो इसको भी आप समझ लो, ऐसे तो cos 90 0 होता है इसलिए है, बाकी मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये निरक्ष बिंदु है P। तो आप एक बार बताइए, ये दूरी सॉरी, ये दूरी R है, ये दूरी A है, ये दूरी R है, ये दूरी है, तो आपको नहीं लगता कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, R² + A² कर्ण हो जाएगा ना, और ये दूरी भी कितनी आएगी, R² + A²। आपको मालूम है प्लस के कारण विभव प्लस में होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R, तो R का मतलब √R² + A², मतलब ये वाली दूरी। और इसी तरह इसका निकालो, तो इसका क्या आ जाएगा, -KQ/ ये वाली दूरी, तो ये भी सेम दूरी है। तो आप एक चीज देखिए, V1 और V2 का दोनों का मान सेम आ रहा है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो निरक्ष पर विभव 0 क्यों होता है, क्योंकि प्लस क्यू के कारण जितना विभव बनता है, माइनस क्यू के कारण भी उतना ही विभव बनता है, इसलिए निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसलिए आप यदि निरक्ष पर कोई तल बना दे, निरक्ष पर यदि कोई तल बना दे, तो वो तल भी समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यदि आपसे एग्जाम्पल पूछ ले, समविभव पृष्ठ का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये लिख सकते हैं, द्विध्रुव के निरक्ष पर बना तल, तल को पृष्ठ भी बोल सकते हैं, पृष्ठ। ठीक है, द्विध्रुव के निरक्ष पर बना तल समविभव पृष्ठ है। एक एग्जाम्पल शुरू में दे दिया था, गोलीय कोष भी एक समविभव पृष्ठ होता है, चालक गोला भी एक समविभव पृष्ठ होता है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव 0 क्यों हो गया, समझ में आ गया। द्विध्रुव के निरक्ष पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण विभव समान परंतु विपरीत होता है, विपरीत मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, इसलिए परिणामी 0 होगा। ओके, एक बार वापस से मैं चित्र बनाता हूं, ये प्लस क्यू, ये माइनस का क्यू, और ये आपका पॉइंट हो गया P। तो यहां पर मुझे बताइए कि V का मान कितना, फटाक से बता दीजिए, तो आप बता देंगे कि 0 होगा सर। लेकिन मैं पूछूं कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा R दूरी पर, तो आप बताएंगे सर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र आपने KP/R³ पढ़ाया है। तो क्या चीज सीखी कि भाई V 0 होगा तो क्या E 0 होगा, जरूरी नहीं है। आ गई बात समझ में। तो मैंने दोनों केस पढ़ा दिए, E 0 है तो जरूरी नहीं है कि V 0 हो, और ये उदाहरण मैंने कहां दिया था, गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर। तो गोलीय कोष के अंदर मैंने आपको बताया था E इनसाइड 0 होता है, जबकि V की वैल्यू KQ/R होता है। और अभी अभी एक और एग्जांपल दे दिया मैंने कि यदि V 0 है तो जरूरी नहीं है कि E 0 हो, और ये मैंने अभी कहां दिया उदाहरण, द्विध्रुव के निरक्ष पर। कहां दिया बेटा, द्विध्रुव के निरक्ष पर। यहां पर V तो 0 है, लेकिन E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, KP/R³। ठीक है,
मैं ये नहीं कह रहा कि ई जीरो होगा तो वी जीरो नहीं हो सकता, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। यानी कि यदि v जीरो है तो आपसे पूछे ई के बारे में आप क्या कहते हो, ई होगा या नहीं होगा, तो आप कह सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई हम गारंटी नहीं दे सकते। इसी तरह यदि ई जीरो है और आपसे पूछे वी के बारे में आप क्या राय रखते हो, तो आप ये कह सकते हो वी हो सकता है और नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक चीज की गारंटी जरूर दे सकते हो। ये भी एक अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया, बता देता हूं। यदि आपके ई बराबर जीरो है और आपके वी के बारे में पूछे जाए कि वी के बारे में क्या विचार है, तो मे भी आप ये कह सकते हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बात है। जैसे अनंत पर ई जीरो होता है तो वी भी जीरो होता है, ठीक है ना। लेकिन गोलीय कोष के अंदर ई जीरो होता है लेकिन वी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन ये गारंटी है, यदि जो वी होगा ना, ये जो वी होगा वो नियत होगा, ये गारंटी है। यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र जीरो है और वहां पर यदि वी मौजूद है तो वो नियत होगा, और आप ये गोलीय कोष के अंदर देख भी सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। क्लास खत्म।